गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 राइट उसका जो टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड मास। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी की थी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, या फिर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तब तक। ठीक है, तो देखो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट, मतलब कि अगर कोई भी फोर्स, राइट, मतलब कि कोई भी अगर अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लगाया जाता है देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। मतलब क्या होगा कि उससे क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो थी उसके अंदर चेंजेस आएंगे, राइट, और उस चेंजेस की वजह से आप लोग बोल सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, तो इन अ मोशन, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है और वो एक्सेलरेटेड हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। मतलब कि हम अब लोग इसके अंदर क्या देखेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो रहा है, बट एक्सेलरेट किससे होगा? ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ओवर द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो आप लोगों ने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी वजह से क्या होगा, तो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा होगा, राइट। और इसकी वजह से हम इस मेथड का यूज़ करके हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं कि कितना फोर्स आप लोगों ने लगाया था। मतलब कि वी कैन मेजर द फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, राइट। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। मतलब कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। ठीक है, ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर, ठीक है, इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। मतलब कि अगर कोई भी टेबल टेनिस के अगर मैच चल रही हो और वो जो बॉल है वो अगर किसी भी प्लेयर को लगता है तो क्या होता है कि उसको वो जो बॉल होता है वो हर्ट नहीं करता, मतलब कि उसे ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेटर इट मे हर्ट हिम। मतलब कि अगर कोई भी अगर क्रिकेट मैच चल रहा हो और ग्राउंड में जो भी स्पेक्टेटर उसको देख रहे हैं, ठीक है, अगर उन स्पेक्टेटर को अगर कोई भी बॉल लगा तो उसको हर्ट हो सकता है, मतलब कि उसको बॉल लग सकती है। ठीक है, अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड। मतलब कि अगर कोई भी अगर ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, रोड साइड पर, तो उसका अगर आप इंटेंशनली आपका उसके ऊपर नज़र नहीं जाएगी, मतलब कि आपको दिखेगा कि ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, बट अगर वही ट्रक अगर मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है, और उसके कांटेक्ट में अगर कोई भी आ गया तो क्या हो सकता है कि इट विल बी डेड, या फिर वो किल हो सकता है। देखो यही चीज़ यहाँ पर दी गई है आपको। बट व्हेन अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि उसकी जो स्पीड है बहुत कम है, 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। मतलब कि अगर उसके रास्ते में अगर कोई भी पर्सन आ गया तो इट में किल दैट पर्सन। ठीक है, फिर अ स्मॉल मास सच एस बुलेट
may kill a person when fired from a gun. अब अगर कोई भी गन हो, राइट, गन में जो एक छोटी सी ही बुलेट होती है ना, ठीक है, बट वो अगर बुलेट किसी को लग जाए तो वो जो पर्सन है वो मर भी सकता है, ठीक है. This observation suggests that the impact produced by the object depends on their mass and velocity. मतलब कि इसकी वजह से, इस ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को पता चलता है कि जो भी इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी इम्पैक्ट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, राइट. मतलब कि जो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के साथ इम्पैक्ट में होने वाला है उस ऑब्जेक्ट का मास एंड वेलोसिटी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी. सिमिलरली इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो भी एक्सेलरेटेड होने वाला है, ठीक है, वी नो दैट अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी. मतलब क्या, अगर उसकी वेलोसिटी में अगर आपको इंक्रीज करना है तो क्या आपको करना पड़ेगा? उसको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा. मतलब क्या, आप लोग जितना फोर्स ज़्यादा लगाओगे उतनी ही उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी. मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिशियल है या फिर म्यूचुअली एक दूसरे से रिलेटेड है, right. In other words, there appears to exist some quality of importance that combines the object mass and its velocity, right. One such property called momentum was introduced by Newton, right. इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उससे हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम. अब मोमेंटम क्या है पहले तो वो समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. मोमेंटम समझाने के लिए, आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा वीडियो है 2 to 3 मिनट्स का, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज मोमेंटम, राइट. और ये जो मोमेंटम है वो कैसे मास एंड वेलोसिटी के साथ रिलेशन रखता है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है. अगर आपने किसी खेल की कमेंट्री सुनी है तो आपने कुछ ऐसा सुना होगा, टीम के पास मोमेंटम है, इंडिया को मैच जीतना चाहिए क्योंकि उसके पास मोमेंटम है. एक टीम जो अच्छी खेल रही हो ऐसा कहते हैं कि उसके पास मोमेंटम है. अगर आप एक टेबल टेनिस का मैच खेल रहे हैं और आपके ओपोनेंट ने सीधे 5 पॉइंट्स जीते हैं तो आपके ओपोनेंट के पास मोमेंटम है. अब ओपोनेंट मोटिवेटेड है और आप नहीं हैं. अब इमेजिन कीजिए कि आप एक बॉक्सिंग मैच खेल रहे हैं और आपका ओपोनेंट विशाल और आपसे ज्यादा तेजी से घूंसे मारता है. अगर आप बहुत टैलेंटेड ना हो तो कुछ समय बाद आपके ओपोनेंट के पास मोमेंटम होगा. ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा. फिजिक्स में मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कितना भारी है और वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है. मोमेंटम के लिए यूज होने वाला सिंबल लोअर केस p है, इसलिए इसे P इक्वल्स m टाइम्स v लिखा जाता है. इसी के साथ आप मोमेंटम की यूनिट को भी गेस कर सकते हैं. मास का किलोग्राम्स है और वेलोसिटी का मीटर्स पर सेकंड है, तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है. क्या आपको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है? इसमें बताया है कि एक्सेलरेशन फोर्स ओवर ऑब्जेक्ट का मास होता है या फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन होती है. मोमेंटम का इस्तेमाल करके दूसरे लॉ को समझने के लिए एक दिलचस्प तरीका है. इसके बारे में इस तरह से सोचें, जब कुछ नेट फोर्स लगाई जाती है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल जाएगी और वेलोसिटी बदलने के लिए उसका मोमेंटम भी बदल जाएगा. तो नेट फोर्स कुछ और नहीं बल्कि मोमेंटम के चेंज होने का रेट है. हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 ओवर T. P2 फाइनल मोमेंटम है जबकि P1 इनिशियल मोमेंटम है और T लिया गया समय है. अगर v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है तो इसे mv माइनस mvu ओवर t के रूप में लिखा जा सकता है. दोनों केसेस में मास m है क्योंकि ये बदलता नहीं. इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स m टाइम्स v माइनस u ओवर t. और v माइनस u ओवर t क्या है? ये वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है और ये कुछ नहीं बल्कि एक्सेलरेशन है. नेट फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होगी. ये और कुछ नहीं बल्कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. हमने अभी मोमेंटम के जरिए इसे समझा है. वास्तव में यहां तक कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी इस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से समझ सकते हैं.
फर्स्ट लॉ के अनुसार एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में बना रहेगा जब तक उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। ये बताता है कि जब नेट फोर्स 0 हो तब ऑब्जेक्ट वही करता रहेगा जो वो कर रहा है। अब इस इक्वेशन को देखें, इसे मॉडिफाई करके F टाइम्स T इज इक्वल टू mv माइनस mu के रूप में लिखा जा सकता है। अगर नेट फोर्स 0 हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर 0 होगा और इसलिए v u के बराबर होगा, और v इज इक्वल टू u हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जब नेट फोर्स 0 हो तब ऑब्जेक्ट वही करता रहेगा जो वो कर रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देख लिया है मोमेंटम क्या है, ठीक है। अब हम मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ p। देखो, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मोमेंटम इज p ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब कि मोमेंटम किसके साथ रिलेटेड है? मास एंड वेलोसिटी, राइट। तो वी कैन राइट दैट p इज इक्वल टू mv। p मतलब मोमेंटम, m इज इक्वल टू मास एंड v इज वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी मोमेंटम होगा, राइट, तो मोमेंटम दो चीज़ों के साथ रिलेटेड है। एक तो उसकी डायरेक्शन एंड दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों के साथ वो रिलेटेड है, ठीक है। तो उसका जो मोमेंटम की जो SI यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि ये SI यूनिट आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। Since the application of an unbalanced force brings the change in the velocity of an object, it is therefore clear that force also produces a change of momentum। मतलब कि जैसे जैसे आप फोर्स जो दे रहे हो, मतलब कि आप अनबैलेंस फोर्स दे रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोग ये भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे आप चेंज करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट में, मतलब कि जो आप फोर्स दे रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर उसमें आप चेंज करोगे तो वो किस में चेंज करेगा? उसके वेलोसिटी में, राइट। और अगर एक बार वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ तो इट विल डायरेक्ट चेंज द मोमेंटम। मतलब कि वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड होगा? विद द चेंज ऑफ द मोमेंटम। मतलब कि सब चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स में आप कोई भी चेंजेस करोगे तो इट विल डायरेक्ट चेंजेस द वेलोसिटी, और एक बार अगर वेलोसिटी में चेंजेस हुआ तो वो डायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंजेस इन द मोमेंटम। वो मोमेंटम में भी चेंज करेगा, ठीक है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच अ कार विथ अ डेड बैटरी इज टू पुश अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू गिव इट स्पीड टू 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर कोई भी एक कार है, उसकी जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है, मतलब बैटरी को अभी आपको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उस कार को धक्का लगाओगे, ठीक है। अगर एक या दो पर्सन उसे अगर धक्का लगा के बाद में रुक गए, धक्का लगा के रुक गए, ठीक है, तो उस तरह से वो जो कार की जो मोमेंटम है वो नहीं अच्छे से होगी एंड कार स्टार्ट नहीं होगी। बट अगर आप यूनिफॉर्मली एक साथ उसे धक्का दो, यार मतलब कि 3-4 पर्सन एक साथ उसे धक्का देंगे तो क्या होगी? उसकी मोमेंटम चेंज होगी, और अगर मोमेंटम चेंज हुई, राइट, तो वो जो कार है वो एक्सेलरेट करेगी। समझ में आया? मतलब कि अगर किसी भी कार ने एक्सेलरेट किया तो इट विल स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड। देखो यही चीज़ है यहाँ पर, विच इज़ सफिशेंट टू स्टार्ट दिस इंजन। मतलब कि 1 मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग कोई भी जो कार का इंजन है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इफ़ 1 or 2 persons गिव अ सडन पुश, मतलब कि एक या दो पर्सन अगर उसको सडन पुश दे, इट इज़ हार्डली स्टार्ट। मतलब कि अगर आप उसे डायरेक्टली पुश दे दे तो वो इट विल बी हार्डली स्टार्ट, मतलब कि वो स्टार्ट नहीं होगी। बट अ कंटिन्यूस पुश ओवर सम टाइम, मतलब कि कंटिन्यूसली अगर आप लोगों ने उसे पुश किया in a gradual acceleration of the car
टू इट्स स्पीड। मतलब क्या होगा कि अगर आप लोगों ने उसे कंटिन्यूसली पुश किया तो क्या होगा, उसका जो एक्सेलरेशन है उसमें इंक्रीमेंट होगा, और अगर उसका एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट हुआ इट विल डायरेक्टली रिप्रेजेंट द मोमेंटम। उससे क्या होगा कि एक्सेलरेशन चेंज हुआ तो उसकी मोमेंटम भी चेंज होगी। इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी कार, ठीक है, उसके अंदर जो भी चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है वो डायरेक्टली या फिर वो जो भी चेंज हो रहा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से तो हो रहा है, मतलब कि वो एक ही चीज़ से नहीं हो रहा है, ठीक है, बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। मतलब कि वो दोनों चीज़ों के साथ रिलेटेड है, एक तो मैग्नीट्यूड एंड उसका टाइम, ठीक है। आपने कितना मैग्नीट्यूड चेंज किया उसके ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना चेंज किया उसके ऊपर, एंड कितना टाइम लिया उसने, टाइम पीरियड कितना लिया उस ऑब्जेक्ट ने, उन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होगा चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मे देन बी ऑल्सो कंक्लूडेड दैट द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट विच द मोमेंटम इज चेंज। मतलब कि वो किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, तो उसके जो भी टाइम चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा तो इट विल लीड्स टू एक्सेलरेट। देखो यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। वो किसके साथ रिलेटेड होगा, अप टू द अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि दोनों चीज़ों के साथ रिलेटेड होगा, राइट। तो उसका जो भी मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को जो डिटेल है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, मोमेंटम क्या है उसके बारे में आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट, ठीक। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का हम जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे कि किस तरह से आप लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो फॉर्मूला है वो डिस्क्राइब कर सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक वीडियो से स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला रिप्रेजेंट की है। उसके बाद आपकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। First law of motion. In our everyday life, we observe that effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. Have you ever wondered if a ball kicked on the ground would keep moving forever, or after some time would naturally stop moving? The ball will continue to move unless an object of force stops it. Here comes Newton's first law, which states a body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force. To understand Newton's first law, you need to understand what unbalanced force is. If you have seen a game of tug of war, you would have seen two teams pulling a rope in opposite directions. If the rope doesn't move, the forces applied by the teams are balanced forces as they are of equal magnitude in opposite direction. If one of the team applies greater force, it pulls the other team and the rope towards their side. In this case, the forces are unbalanced as the two forces are of unequal magnitudes in the opposite directions. If one of the team lets go of the rope, the opposite team falls backwards. This tendency to fall backwards despite letting go of the rope is due to inertia. That is, if an object is at rest, it tends to remain at rest, and if it is in motion, it tends to stay in motion.
This property of an object is called its inertia. Inertia can be classified into three categories: inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion. Certain experiences that we have while traveling in a bus can be explained on the basis of the law of inertia. When a passenger is standing in a stationary bus that suddenly moves, the movement pushes the passenger backward. Why does this happen? This is due to the inertia of rest experienced by the passenger in the upper part of his body. The body is at rest when the bus is at rest. When the bus starts, all of a sudden, the lower part of the body is in contact with the vehicle that started moving, whereas the upper part of the body continues to be at rest because of the inertia of rest. Inertia of rest is the tendency of a body to resist any change in its state of rest. What happens when a fast-moving bus negotiates a right-hand curve on the road? The passengers will tilt to the left. Inertia of direction is the tendency of a body to oppose any change in the direction of its motion. With the application of sharp brakes, the bus stops all of a sudden and the passengers tend to fall forward. This is due to inertia of motion experienced by the upper part of the body. When the bus is moving, the whole body of the passenger is in a state of motion. A sudden halt caused by the lower part of the passenger's body that is in contact with the bus comes to rest. However, the upper portion of the body remains in the state of motion due to the inertia of motion, causing the passenger to fall forward when the bus stops suddenly. Inertia. तो आप लोगों को अब पता तो चल चुका होगा कि किस तरह से हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके बारे में हम लोगों ने फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट किए वो, ठीक है। बट अब हम टेक्स्ट बुक थ्रू थियोरेटिकल जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, is moving along a straight line with an initial velocity u, ठीक है। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है along a straight line, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ठीक है। It is uniformly accelerated to velocity v in time t by the application of a constant force f, ठीक है। अब क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप लोगों ने उसके ऊपर पहले स्ट्रेट लाइन में मूव करा था। कोई भी एक मास ऑब्जेक्ट था, उसका मास m है, वो स्ट्रेट लाइन में इनिशियली मूव कर रहा था, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी थी u। अब क्या किया आप लोगों ने कि उसके ऊपर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन डाला, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी जो थी वो क्या हो गई v, ठीक है, इन टाइम t, मतलब कि पहली जो थी इनिशियल थी, अब जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स f, आपने क्या किया, उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है थ्रू द टाइम t। समझ में आ गया। द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो अब क्या दिया गया आपको, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो p1 क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो mu, u क्यों क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल, ठीक है। एंड फाइनल मोमेंटम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, p2 इज इक्वल टू m v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल, ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे ही हमें फाइंड आउट क्या करना है, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। द चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, हम लोगों ने पहले ही बोला है कि p2 इज इक्वल टू mv एंड p1 इज इक्वल टू mu, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर mv माइनस mu, ठीक है। अब दोनों में से m को कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, m मल्टीप्लाई बाई v माइनस u बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या मिला, ये चेंज ऑफ मोमेंटम मिला है अभी। अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब कि कितने टाइम में
कितना मोमेंटम चेंज हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई बाई v माइनस u बाई t हो जाएगा, राइट। और द अप्लाइड फोर्स, आप लोगों ने फोर्स कितना अप्लाई किया था, F, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, F प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई बाई v माइनस u बाई t लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट, उसको अगर आपको रिमूव करना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, कोई पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा उसकी जगह पर। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू के, हम लोगों ने के जो है वो कांस्टेंट रखा है, राइट, के एम मल्टीप्लाई बाई वी माइनस यू बाई टी, ठीक है, ये मिला आपको। अब आप लोगों को पता है कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, के एम ए, ठीक है, एंड हियर a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी इज द एक्सेलरेशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विच इज द रेट ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब कांस्टेंट क्या रखा है हम लोगों ने, के, राइट। तो यूनिट क्या होगा, द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट क्या है, केजी, एंड एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों पता है आपको। अब आपको फाइंड आउट करना है यूनिट ऑफ फोर्स, अब आपको फाइंड आउट करना है यूनिट ऑफ फोर्स। तो आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे कि आप लोगों को पता है यूनिट ऑफ केजी क्या है, सॉरी यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी, राइट, एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, F इज इक्वल टू यूनिट ऑफ, पहले एक मिनट, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी, एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो न्यूटन, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। देखो यहाँ पर यही दिया गया है आपको, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू के बराबर कांस्टेंट 1 kg बाय मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, दस द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1 फ्रॉम इक्वेशन 9.3, समझ में आया। तो F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, जैसे मैंने आपको बताया, और उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल एन, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला रख सकते हो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आप लोगों को एग्जाम्पल थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, वो हम देख लेते हैं। तो सॉरी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस एन मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब कि आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, राइट, और वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट का मास एंड एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि जब भी कोई आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, और आपकी साइड अगर कैच आता है, बॉल आपको कैच करना है, ठीक है, तो क्या होगा कि फील्डर कैसे बॉल को कैच करेगा, डायरेक्टली वो एक ही जगह पर वो स्टॉप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर स्पीड में जो बॉल आ रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, उसने डायरेक्टली अगर स्टॉप करने की ट्राई की तो क्या होगा कि उसको इंजरी हो सकती है। इसलिए वो क्या करता है, पहले बॉल को धीरे धीरे पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उससे बॉल का एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो
ठीक है, बॉल आया और उसने क्या किया, बॉल को हैंड जो है वो नीचे ले गया, उससे क्या होगा कि बॉल का जो एक्सेलरेशन था वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई, देखो। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफ्टन सीन इन एक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब कि एवरीडे लाइफ में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हैव यू नोटिस दैट वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, ठीक है, अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल, मतलब वो ग्रेजुअली क्या करता है, जब उसके हाथ में बॉल आता है तो ग्रेजुअली अपने हाथों को वो नीचे खींचता है, ठीक है, हैंड्स को बैकवर्ड लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस बॉल की जो मोमेंटम है वो कम हो जाएगी। In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0, मतलब कि अब जो भी बॉल था उसकी वेलोसिटी क्या थी, हाई वेलोसिटी थी मूविंग बॉल की, उसने क्या किया कि धीरे धीरे उसको पकड़ के उसकी जो वेलोसिटी थी उसको 0 कर दिया, right? Thus the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of a catching is fast moving ball। समझ में आया, मतलब कि जो इम्पैक्ट था वो कैसा हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इज ऑल्सो रिड्यूस, मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा। इफ द बॉल इज सपोज सडनली स्टॉप सडनली देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 0 इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि अगर आप कोई भी बॉल को अगर वो फास्ट मूव कर रहा है और उसे आप स्पीड में रोकने की ट्राई करो तो क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी जो थी वो 0 तो हो जाएगी बट बहुत कम टाइम में होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, thus the rate of change of momentum of the ball will be large, उससे क्या होगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था वो ज़्यादा हो जाएगा। therefore a large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder, उससे क्या होगा कि आपको भी जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कैसा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी वजह से कोई भी फील्डर जो है उसको पाम में इंजरी हो सकती है। अब दूसरा आपको एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर जंपिंग एथलेटिक हाई जंप के बारे में है। इन अ हाई जंप एथलेटिक इवेंट द एथलेटिक्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन द क्यूजन बेड और ऑन अ सैंड बेड, ठीक है, दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलेटिक फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। अब आप लोगों ने हाई जंप तो देखा होगा, ठीक है, हाई जंप में क्या होता है कि कोई भी जो भी एथलेटिक्स होता है वो हाई जंप लगा के किसके ऊपर गिरता है, तो कुशन बेड या फिर सैंड बेड, ठीक है, उन दोनों में से किसी के ऊपर भी वो गिरता है। तो क्या होगा उससे कि उसका जो भी टाइम पीरियड जो था एथलेटिक ने जो टाइम पीरियड लिया था, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स, उससे क्या होगा कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम था वो भी डिक्रीज होगा, उसके साथ साथ जितना फोर्स लगा था वो भी डिक्रीज होगा। ट्राई टू वंडर हाउ कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस विथ अ सिंगल ब्लो, मतलब कि कोई भी कराटे जो सीखते हैं, राइट, कराटे प्लेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही बार में वो किसी भी आइस क्यूब को वो तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो आपको नोटिस करना है। देन the first law of motion can be mathematically started from the mathematical expression of the second law of motion। इक्वेशन हम लोगों ने देखी है, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, V माइनस यू बाई टी होता है, या फिर अगर आप T को यहाँ पर ले लो तो क्या होगा, Ft इज इक्वल टू mv माइनस mu होगा, ठीक है। व्हेन फोर्स इज जीरो, फोर्स जीरो होगा तब V इज इक्वल टू यू होगा फॉर वॉट एवर टाइम टी इज टेकन, समझ में आया। देन दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू द टाइम t, इफ u इज जीरो देन v इज ऑल्सो जीरो। इससे क्या आपको पता चलेगा कि अगर u जीरो होगा तो v भी जीरो ही होगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। समझ में आया, तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा जो लेक्चर वो कंप्लीट होता है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है वो है एग्जाम्पल नंबर 9.1। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कॉन्ट्रास्ट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, मतलब कि आपके पास मास है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। आपके पास मास भी है और टाइम भी है। ठीक है, इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी एंड 7 मीटर पर सेकेंड मतलब कि फाइनल वेलोसिटी भी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, आपको फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो टाइम ड्यूरेशन था वो 2 सेकेंड के लिए था। अब जब ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 सेकेंड होगा, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको फाइंड आउट करना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के जो भी चीज़ें दी गई हैं बुक के अंदर, राइट, वो हम लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया था, मास, राइट, मास कितना दिया गया है आपको, 5 kg। ठीक है, देन टाइम दिया गया था 2 सेकेंड, u दिया गया था 3 मीटर पर सेकेंड एंड v दिया गया था 7 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये सभी चीज़ें आपको दी गई है। अब आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फोर्स, राइट। तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू mv-u/t। ठीक है, तो आपके पास ये सभी चारों वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप इसके अंदर पुट अप कर दो। मास क्या है 5, फाइनल वेलोसिटी 7 माइनस 3 एंड टाइम क्या है 2 सेकेंड। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 10 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब आपको बोला गया है कि जब टाइम पीरियड जो है वो 5 सेकेंड हो जाएगा तब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उस सब्सटेंस की, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, फाइनल वेलोसिटी फॉर्मूला तो यही रखेंगे, F इज इक्वल टू mv-u/t। बट आपको फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब कि v फाइंड करना है, तो v आगे ले लो, राइट। क्या होगा, v यहाँ पर u आ जाएगा, देन Ft/m। समझ में आया कैसे हुआ वो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबकी वैल्यू पुट कर दो। u क्या है 3 प्लस क्या होगा, F फोर्स कितना है आपके पास 10, टाइम क्या है 5 सेकेंड एंड मास क्या है 5। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15, यहाँ पर 50n/5। समझ में आया, देन क्या होगा, इन दोनों का प्लस करोगे तो 65/5, आंसर क्या मिलेगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये मिल गई फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 9.1। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 9.2, राइट, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स।
मतलब कि आपको फाइंड आउट करना है, आपको दो चीज़ें दी गई है, उसके अंदर ज़्यादा फोर्स किसके अंदर लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया गया है आपको, एक्सेलरेशन एंड मास दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है फोर्स। ठीक है, तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है क्या होगी, F = ma। यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा F = ma। ठीक है, अब m1 की बात करें तो m1 क्या था, पता है आपको, m1 क्या था 2 kg, m2 क्या है 4 kg, एक्सेलरेशन 1 क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 2 क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं F1 कैसे मिलेगा आपको, m1 a1 m1 मल्टीप्लाई बाई a1 क्या मिलेगा आपको 2 मल्टीप्लाई बाई 5 = 10 न्यूटन। तो F1 क्या मिला आपको 10 न्यूटन। वैसे ही हम F2 फाइंड आउट करेंगे, तो F2 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, F2 = m2 मल्टीप्लाई बाई a2 करेंगे, राइट। तो m2 क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई a2 क्या है 2, तो क्या मिलेगा आपको 8 न्यूटन, मतलब कि F2 क्या मिला आपको 8 न्यूटन। ठीक है, तो वैल्यू कौन सी ज़्यादा मिली आपको 10 न्यूटन। ठीक है, तो इसकी वजह से आप लिख सकते हो F1 इज ग्रेटर देन F2। समझ में आया, मतलब कि फोर्स ज़्यादा आपको किस में अप्लाई करना पड़ेगा F1, राइट। अब थर्ड प्रॉब्लम है वो देखते हैं। आपको दिया गया है अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि आपको वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, अब वेलोसिटी कौन सी है आपको दी गई है, वो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब कि ब्रेक्स अप्लाई की है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपको पता है 0। ठीक है, क्योंकि जो भी मोटर कार थी वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम दिया गया है आपको 4 सेकेंड। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 100 kg, मतलब कि 100 kg ऑफ पैसेंजर वहाँ पर बैठे होंगे, 100 मास आपको दिया है 100 kg, मतलब कि ये क्या होगा मास होगा। ठीक है, अब करते हैं वैल्यू, पहले तो हम पुट करेंगे कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है, u दी गया है, u क्या है 108 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे 108 किलोमीटर को 1000 मीटर, यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरह से अगर आप सॉल्यूशन करोगे इसका तो आपको मिलेगा तो आपको मिलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको मिला, इनिशियल वेलोसिटी मिली, राइट। अब आपको फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है 0 मीटर पर सेकेंड, मास दिया गया है 1000 kg, ये सभी चीज़ें, एंड टाइम दिया गया है 4 सेकेंड। ये सभी चीज़ें आपको दी गई हैं, आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F = mv-u/t होगी। ठीक है, तो मास कितना है हमारे पास 1000, v कितना है 0 - u कितना है 30, राइट, और टाइम कितना है 4,
तो कैसे करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई -30 हो जाएगा, ब्रैकेट में से बाहर निकलेगा तो -30/4। इसका सॉल्यूशन करोगे आप तो क्या मिलेगा, 2 जा और यहाँ पर 15 जा, 2 1 जा और यहाँ पर 500, तो 15 5 जा 75, मतलब कि माइनस में वैल्यू मिलेगी आपको 7500 न्यूटन। ये आपको मिल गया आपका आंसर। समझ में आया, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मतलब कि F आपके पास है, गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मास क्या है आपको m1, मास को हम लिखेंगे m1 एंड एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड मास m2 ऑफ एक्सेलरेशन 20 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट बोथ गिव्स द मासेस वे ट्राई टुगेदर। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट क्या करोगे, मास फाइंड आउट करोगे और दोनों मास को अगर एक साथ इकट्ठा कर दो तो टोटल मास आपको क्या मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, और उसके ऊपर से आप लोगों को मिलेगा एक्सेलरेशन। लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे वो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आपको जो वैल्यू दी गई है, हमें m1 दिया गया है, m2 दिया गया है। m1 क्या बोला गया था उसके अंदर, तो फोर्स माइनस एक्सेलरेशन 1, m2 क्या दिया गया था, 4 माइनस एक्सेलरेशन 2, ठीक है। अब एक्सेलरेशन 1 की हमारे पास वैल्यू है क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 2 की भी हमारे पास वैल्यू है क्या है, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। अब हमारे पास फोर्स भी है, फोर्स कितना है 5 न्यूटन। हम पहले फाइंड आउट करेंगे m1। m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 इज इक्वल टू f बाई a1, राइट, एंड m2 इज इक्वल टू f बाई a2 होगा। तो m की f इज इक्वल टू f बाई a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, f इज इक्वल टू 5, a1 क्या है 10, तो आपको क्या मिलेगा m1 इज इक्वल टू 0.50 kg, ये आपको मिला m1। m2 की वैल्यू 5 बाई a2 कितना है 20, तो आपको क्या मिलेगा 0.25 kg, ठीक है। तो आपको मिल गया m1 m2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप लोग क्या करोगे, आपके पास टोटल, पहले तो आप टोटल मास फाइंड आउट करोगे। टोटल मास इज इक्वल टू m1 प्लस m2। m1 क्या है 0.05 प्लस 0.25, तो क्या मिलेगा आपको 0.75 kg। ये आपको क्या मिला, टोटल मास मिला। अब आपको फाइंड आउट करना है उसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू क्या करेंगे f बाई m, क्योंकि f इज इक्वल टू m में होता है, ठीक है। तो a आपको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा f बाई m। फोर्स कितना है आपके पास 5, मास कितना है 0.75, वैल्यू क्या मिलेगी आपको 6.67। बट एक चीज़ और है, आपको फोर्स का क्या यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास का यूनिट क्या है kg। तो kg कैंसिल हो जाएगा, यूनिट क्या आपको मिलेगा मास बाय सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू m सेकेंड एस टू -2, मतलब कि एक्सेलरेशन का यूनिट मिलेगा आपको m सेकेंड एस टू -2, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स, एकदम इजी है। लास्ट जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 kg, ठीक है। क्या दिया गया आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया, वेलोसिटी बाय टाइम ग्राफ दिया गया है आपको ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 kg। एक बॉल है जिसका मास है 20 kg, ठीक है। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा है ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन 9 पॉइंट, ये यहाँ पर आपको दिया गया, समझ में आया। अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट अटक चुका है 20 पर, इसलिए देखो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 20
सेंटीमीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई, ठीक है। अब ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्स exerted by the table, the velocity of the ball decreases down to 0 in 10 सेकेंड। मतलब कि क्या हुआ कि 10 सेकेंड के अंदर, यहाँ पर 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड के अंदर वो जो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या हो गई, 0 हो गई 10 सेकेंड के अंदर, ठीक है। थस u क्या होगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, v क्या होगा 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो चुकी है, एंड टाइम कितना लिया था 10 सेकेंड। समझ में आया? तो इसके ऊपर से आप लोग सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करोगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई a v - u/t। तो ये फॉर्मूला आपको कैसे मिली, आपको पता होना चाहिए कैसे मिली होगी आपको, ये फॉर्मूला आप लोग आगे पढ़ चुके हो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट अप करनी हमें। v क्या है 0, u क्या है 20, राइट, मतलब कि 0 - 20 बाय t क्या है 10, तो आपको मिलेगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू, -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एंड लास्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है F मास मिल चुका है, आपको मास था आपके पास पहले से 20, ठीक है। एक्सेलरेशन भी अब आपको मिल चुका है, तो आप ये वैल्यू इसके अंदर पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मास = 20/1000 kg, राइट, मल्टीप्लाई बाय 0.02 मीटर पर सेकेंड, तो वैल्यू आपको क्या मिली, -0.004 न्यूटन। अब नेगेटिव मिली है आपको वैल्यू, ठीक है, फोर्स की वैल्यू आपको नेगेटिव मिली है, इसका मतलब क्या होगा, द नेगेटिव साइंस इम्प्लाइज दैट द फ्रैक्शनल फोर्स exerted by the table is opposite to the direction of motion of the ball। मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स एंड बॉल की जो मूवमेंट है वो दोनों कैसी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ही तो आपको जो फोर्स की वैल्यू मिली वो कैसी मिली, नेगेटिव। अगर दोनों का जो मूवमेंट है वो अगर सेम डायरेक्शन में होता तो ये जो वैल्यू है फोर्स की वो आपको पॉजिटिव में मिलती, बट ऐसा नहीं है, इसलिए आपको वैल्यू मिली है नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल्स थे कंप्लीट होते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी के लिए थैंक यू।